तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 हिंदी के लिए रस, छंद, अलंकार तीनों को एक वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, रस, छंद, अलंकार को तीनों को एक ही वीडियो में समाप्त करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, रस को देख लेंगे, उसके बाद अलंकार को और फिर छंद को एक एक करके सभी को समझ लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग रस को देखेंगे और उसमें भी पहले 3-4 पॉइंट हैं, पहले उन्हें समझ लेते हैं क्योंकि ये जो पॉइंट हैं ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए, पहला क्या है, काव्य शास्त्र के अनुसार रसों की संख्या है तो कितनी है, 9 संख्या है काव्य शास्त्र के अनुसार। और आधुनिक काव्य शास्त्र के अनुसार रसों की संख्या है 11। ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि काव्य शास्त्र के अनुसार रसों की संख्या कितनी है, तो 9 है। और आधुनिक काव्य शास्त्र के अनुसार रसों की संख्या कितनी है, 11 है। ध्यान रखना है, अगर खाली काव्य शास्त्र है 9 है, आधुनिक है तो 11 है। आगे है, रस सिद्धांत के आदि प्रवर्तक हैं तो वो कौन है, भरत मुनि है। ध्यान रखिएगा। आगे है, रस के 4 अंग होते हैं। ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। कभी क्वेश्चन दे देगा कि इनमें से रस का अंग कौन नहीं, या इनमें से कौन कौन रस के अंग हैं। 3 दे दिए और आगे क्या दे दिया, उपयुक्त सभी। किसी भी तरह से पूछ सकता है, या फिर इनमें से कौन सा रस का अंग नहीं है। तो ये इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ध्यान रखना है, रस के कितने अंग हैं, तो 4 अंग हैं। कौन कौन से हैं, तो स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, 4 हैं। अब चलिए, हमने रस को शुरू किया है और रस हम लोग क्लास 10th में है। तो टोटल 2 रस हम लोगों को पढ़ने हैं, जिसमें पहला है हास्य रस और दूसरा क्या है, करुण रस। बस यही 2 हम लोगों को पढ़ने हैं, आसान से है। हास्य रस में क्या होगा, जब इसके उदाहरण पढ़ेंगे हम लोग तो उसमें क्या हास्य आएगा, हंसी आएगी। और जब करुण रस, इसका मतलब क्या हुआ, दुख हुआ। जब भी हम इसके उदाहरण देखेंगे तो हमें क्या होगा, दुख होगा। बस इतना सा अंतर है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, परिभाषा देख लेंगे, क्योंकि परिभाषा भी आ सकती है। क्योंकि एमसीक्यू आपकी बोर्ड परीक्षा में आएंगे, कभी कभी परिभाषा भी पूछ ली जाएगी एमसीक्यू में ही। तो हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हास्य रस का स्थायी भाव क्या है, तो हास है। ध्यान रखिएगा। और जब यह स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के साथ सहयोग करता है तब हास्य रस की निष्पत्ति होती है। उदाहरण देख लेंगे, हाथी जैसी देह, गैंडी जैसी खाल, तरबूजे से खोपड़ी, खरबूजे से गाल। जब हमने उदाहरण पढ़ा हम लोगों को हंसी आई कि नहीं है। हाथी जैसे उसकी देह है, गैंडी की जैसी खाल है, तरबूजे की जैसी खोपड़ी है और खरबूजे की तरह गाल है। तो ऐसे इंसान को जब भी हम लोग देखेंगे हंसी आएगी। तो ये किसका उदाहरण हो गया, हास्यरस का उदाहरण हो गया। बस आपको थोड़ा सा ध्यान देकर उदाहरण को पढ़ना है, आप खुद पहचान जाएंगे कि ये हंसी है या दुख है। बस उसी हिसाब से टिक लगा देना है। आगे है करुण रस। सबसे पहले हम लोग क्या देख लेते हैं, परिभाषा। तो करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है, ये भी ध्यान रखना है। ये क्या है, स्थायी भाव पूछे जाते हैं। तो करुण रस का स्थायी भाव क्या है, शोक है। ध्यान रखिएगा। और जब यह स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के साथ सहयोग करता है तब करुण रस की निष्पत्ति होती है। हो गया। देख लेते हैं इसका उदाहरण। तो हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। तो क्या हुआ, राम जब सीता का हरण हो जाता है तो राम जी क्या करते हैं, हे खग, हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी। तो खगों से मृग, मृग का मतलब क्या होता है, हिरण होता है। तो खग से, हिरणों से पूछ रहे हैं जंगलों में कि क्या तुमने हमारी प्रिय सीता को देखा है। तो हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। क्या हुआ, दुख के साथ पूछ रहे हैं, यानी ये क्या हो गया, करुण रस हो गया। बस इसका आप उदाहरण देख लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इनके रस के एमसीक्यू करेंगे। जब एमसीक्यू समाप्त हो जाएंगे उसके बाद हम लोग आगे छंद या फिर अलंकार को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एमसीक्यू को। देखिए, पहला एमसीक्यू है, हास्य रस का स्थायी भाव है तो हास, शोक, भय या फिर रौद्र। हमने आपको बताया था कि हास्य रस का स्थायी भाव क्या है, हास है। ऑप्शन ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पुनि पुनि मुनि अकसही अकुलाई, दे की दशा हरगन मुस्काई। कि नहीं पता, ध्यान से पढ़िए। देखिए आगे क्या मिला आपको, मुस्काई यानी मुस्काया, हंसा। क्या हो गया, हास्यरस हो गया। ऑप्शन बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा तीसरा क्वेश्चन है, करुण रस का स्थायी भाव है। इसका अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट में जरूर दीजिए। आप देख सकते हैं कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑप्शन ए शोक, बी रति, सी क्रोध या फिर डी भयानक। आपको देखना है कौन कौन से रस पढ़ने हैं। तो आपको सिर्फ 2 रस पढ़ने हैं, कौन कौन से, करुण और हास्य रस। बाकी जितने भी रस हैं वो आप क्या करिए, हटा दीजिए। अब इसमें तो करुण रस का स्थायी भाव पूछा गया तो इसमें तो हटा ही नहीं सकते। तो करुण रस का स्थायी भाव क्या है, शोक है। ऑप्शन ए राइट ऑप्शन हो जाएगा।
जब भी आपसे उदाहरण पूछा जाए, अभी हम आगे आपको बताएंगे, निम्न में से कौन रस के अंग हैं? तो स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव। हमने आपको बताया था कि रस के कितने अंग होते हैं, तो 4 होते हैं। कौन कौन से? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। तो 4 अंग होते हैं, जिनमें से 3 हमें दे दिए गए। हमसे पूछा निम्न में से कौन रस के अंग हैं, तो ये तीनों रस के अंग है, यानी ऑप्शन डी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाँ रघुनंदन प्रेम परीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। उपयुक्त पंक्तियों में रस है। क्या हुआ? तुम बिन जियत बहुत दिन बीते, तुम्हारे बिना जीते हुए बहुत दिन बीत चुके हैं, अब तुम क्या करो, वापस आ जाओ। किसके साथ? खुशी के साथ तो कोई कहेगा नहीं कि तुम बिन जीते हुए बहुत दिन हो चुके हैं। दुख के साथ कहेगा, यानी कौन सा हो गया? अब देखिए, इसी से हम लोग बनाते हैं। देखिए हमें कौन कौन से पढ़ने हैं, हमें हास्य रस और करुण रस पढ़ना है, यानी इसे और इसे हमने हटा दिया। कौन कौन सा? या तो एक और ए, बी या फिर सी होगा, बस दोनों में से कोई ना कोई ऑप्शन होगा। हमें पता चलेगा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी राइट ऑप्शन है, करुण रस। आगे बढ़ते हैं अपने छठे क्वेश्चन की तरफ। छठा क्वेश्चन है, प्रिय परीत वह प्राण, प्रिय परीत वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है। तो क्या हुआ? दुख। देखिए आज गया, पहचान गए कि कौन सा रस है, तो करुण रस है। ऑप्शन ए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने 7वें क्वेश्चन की तरफ। अब हम क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन पूछेंगे, उसके आंसर बता, सॉरी उसके ऑप्शन बताने, आप लोगों को इसका आंसर बताना है। आप वो लोग क्या कीजिए, वीडियो को रोक के इसका आंसर बताया करो। जब आंसर नहीं आए तो आप वीडियो को वापस चला सकते हैं। तो रसों की संख्या है, बताइए रसों की संख्या कितनी है? 7, 8, 9 या इनमें से कोई नहीं। अब देखिए, हमने आपको बताई थी कि रसों की संख्या कितनी है, कि रसों की संख्या कितनी थी। हमने आपको बताया था कि 9 थी, और आधुनिक काव्य शास्त्र के अनुसार रसों की संख्या कितनी थी, तो 11 थी। अब इसमें आधुनिक तो लगा नहीं है, तो हम किस पे जाएंगे, हम 9 पे चले जाएंगे। ऑप्शन सी हम लोग राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगर आधुनिक कह दिया जाए तो हमें 11 लगाना है, वरना हम 9 पे चले जाएंगे। और इसमें देखिए 11 तो ऑप्शन में ही नहीं है, यानी हमें किस पे, 9 पे ही जाना है। आगे बढ़ते हैं। शोक बिकल सब रोवई रानी, रूपशील बस, रूपशील बल तेज बखानी में कौन सा रस है? चलिए, ऑप्शन ए भयानक, बी करुण, सी विभत्स या फिर डी भयानक। अब चलिए देखिए, इसका आंसर तो कतई सरल है। आप, अगर आपको जो हमने उदाहरण बताया वो भी नहीं पता, तब भी आप बता देंगे। देखिए ऑप्शन ए हटा दीजिए, हमें रस नहीं पढ़ना है। विभत्स से हटा दीजिए, डी भी हटा दीजिए, बचा क्या, करुण रस बचा, यानी यही हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। हाँ से रस है नहीं, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। दूसरा क्या है, शोक विकल सब रोवाई रानी, क्या कर रही है, रोवाई, यानी रो रही हैं, और रोएंगी किसमें, करुण रस में। ऑप्शन बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नवे क्वेश्चन। तो नवा क्वेश्चन है, रस के कितने अंग होते हैं? 4, 5, 6, 7, बताइए रस के कितने अंग होते हैं? तो रस के कितने अंग होते हैं, हमने आपको बताया था कितने होते हैं रस के अंग। तो रस के अंग होते हैं टोटल 4। ऑप्शन ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। मणि खोई भुजंग सी जननी, फंसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। ये क्वेश्चन जो है, सॉरी ये उदाहरण है, ये उदाहरण आप लोगों ने मॉडल पेपर में ही पढ़ा होगा। आधे से ज्यादा लोगों को इसका ये जो उदाहरण है ये पता होगा कि किस रस का है। तो वीर रस, करुण रस, हास्य रस या फिर ऑप्शन डी भयानक रस। बताइए, मणि खोई भुजंग से जिन्नी फंसा पटक रही थी शेष, अंधी आज बनाकर मुझको क्या न्याय तुमने जगदीश। तो ये किसका उदाहरण, तो ये करुण रस का उदाहरण है। किसी को अंधी बना दिया गया तो क्या हो जाएगा, करुण रस का उदाहरण हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम अपने 11वें क्वेश्चन की तरफ। 11वां क्वेश्चन है, विंध्य के बासी। अब ये जो उदाहरण है ये भी मॉडल पेपर में है। अगर आप लोग मॉडल पेपर पढ़े होंगे तो आपको 10वें का जो आंसर है वो भी पता होगा, और 11वें है इसका भी आंसर आप लोगों को पता होगा। तो विंध्य के बासी उदासी तपोव्रत धारी, महाबिनु महाबिनु नारी दुखारे, गौतम तीर तरि तुलसी, सो कथा सुनी भे मुनिबंध सुखाए। उक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? तो हास्य रस, करुण रस, वीर रस या फिर ऑप्शन डी शांत रस। बताइए, बिंदे के बाद से उदासी तपोव्रतधारी महावीर, इसमें कौन सा रस है? तो इसमें कौन सा रस है, आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि इसमें कौन सा रस है। तो इसमें कौन सा रस है, हास्य रस इसमें है। ऑप्शन ए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने 12वें क्वेश्चन तक। 12वां क्वेश्चन, हंसी हंसी भजाए देखी दूल्हा दिगंबर को, पानहु पाहुन जे आवे हिमालय के उछाव में। बताइए इसमें कौन सा रस है? तो वीर, हास्य, करुण, विपत्स। देखते ही पहचान गए कि कौन सा रस है, तो हाँ हंसी हंसी, यानी हास्य रस हो गया। ऑप्शन बी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। हंसी हंसी बजाय
देखी दूल्हा दिगंबर को, यानी कि दूल्हे को देखकर वहां के लोग जो हैं वो हंस हंस रहे हैं और भाग रहे हैं। आगे बढ़ते हैं अपने 13वें क्वेश्चन। तो 13वां क्वेश्चन है, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी में रस है। ये हमें लग रहा है कि ऊपर भी एक बार क्वेश्चन आया था। तो हास्य करुण वीर और डी, हाँ ये तो हमने जब करुण रस का उदाहरण बताया था तो उसी में ही था, तो ऑप्शन बी राइट ऑप्शन हो जाएगा करुण रस। आगे बढ़ते हैं अपने 14वें क्वेश्चन की तरफ। 14वां क्वेश्चन, नाना वाहन नाना वेशा बीसे शिव समाज निज देखा को मुखहीन विपुल मुख काहू बिनु पद कर कोउ बहु बाहु। तो बताइए उपयुक्त पंक्ति में रस है करुण रस, वीर रस, शांत रस, हास्य रस, बताइए। तो वीर रस शांत रस को हटा दीजिए, ए या फिर डी इनमें से कोई ऑप्शन होगा। तो नाना वाहन नए नए वाहन नई नई पेशा बी से शिव समाज निज देखा को मुखहीन विपुल मुख काहू बिनु पद कौ को बहु बाहु। तो इसमें कौन सा रस होगा? तो इसमें रस हो जाएगा ऑप्शन डी हास्य रस। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, हे जीवितेश उठो उठो यह नींद कैसी घोर है। यानी कोई जो है उसने प्राण त्याग दिए, वो अब इस दुनिया में नहीं रहा, तो उसी से कहा जाए कि हे जीवितेश उठो उठो यह नींद कैसी घोर है। कैसी घोर है क्या तुम्हारे योग्य यह तो भूमि सेज कठोर है। तो कोई इस दुनिया को छोड़ के चला गया तो उससे ये कहा जा रहा है, तो क्या होगा? करुण रस होगा। कोई कहेगा तो रोते हुए ही कहेगा, ऑप्शन बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने 16वें क्वेश्चन की तरफ। कैसे क्या है, हाथी जैसे देह गैंडी जैसे खाल, ये तो अभी हम लोग ऊपर ही पढ़ के आए हैं कि तरबूजे से खोपड़ी खरबूजे से गाल, ऐसे किसी व्यक्ति को देखें तो हम लोग को कैसी हंसी ही आएगी। तो ऑप्शन डी हम लोगों का राइट ऑप्शन हो जाएगा हास्य रस। आगे बढ़ते हैं अपने 17वें क्वेश्चन की तरफ। 17वां क्वेश्चन है, जटा पंख बिनु खग अति दीना मणि बिनु फन करिबर कर हीना अस मम जीवन बंधु बिनु तोही जो जड़ दैव जियावे मोही। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो श्रृंगार रस, वीर रस, करुण रस या फिर ऑप्शन नंबर डी हास्य रस। तो चलिए बताइए इसमें कौन सा रस है? जथा पंख बिनु खग अति दीना मणि बिनु फन करिबर कर हीना। अब इनमें बताइए कौन सा रस है? अस मम जीवन बंधु बिन तो ही जो जड़ दैव जियावे मोहि। क्या हुआ? जियावे मोहि, यानी कौन सा हो गया? ऑप्शन सी राइट ऑप्शन हो गया, करुण रस इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपने 18वें क्वेश्चन। तो 18वां क्वेश्चन है, राम राम कही राम कही राम राम कही राम पनु परि हरि रघुबर बिरह राव राव रायु सुरधाम तनु परिहरि रघुवर बिरहु राव रायो सुर धाम। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो इसमें कौन सा रस हो जाएगा? इसमें भी करुण रस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। राम राम कही राम राम कही राम, इसमें कौन सा रस हो जाएगा? करुण रस हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने 19वें क्वेश्चन की तरफ। 19वां क्वेश्चन है, रस रस सिद्धांत के आदि प्रवर्तक कौन है? ये जो पॉइंट है हमने आपको शुरू में ही बताया था। तो ऑप्शन है भानुदत्त, ऑप्शन बी है विश्वनाथ, ऑप्शन सी है भरत मुनि या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो रस सिद्धांत के आदि प्रवर्तक कौन है? तो वो कौन है? भरत मुनि, ऑप्शन सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने 20वें क्वेश्चन की तरफ। आधुनिक काव्य शास्त्र के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? तो कितनी है? टोटल 11 रस है आधुनिक काव्य शास्त्र के अनुसार। और काव्य शास्त्र के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? तो कितनी है? 9 है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए हम लोग जो रस थे वो समाप्त होते हैं, अब हम लोग बढ़ गए हैं छंद की ओर। छंद में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 2-3 पॉइंट को समझ लेंगे, उसके बाद हमें जितने भी छंद पढ़ने हैं वो देख लेंगे। तो देखिए छंद शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है तो ऋग्वेद में मिलता है। सबसे पहले छंद शब्द का प्रयोग कहाँ किया गया? तो ऋग्वेद में किया गया। आगे है छंद शास्त्र के प्रणेता किसको माना जाता है? तो आचार्य पिंगल को माना जाता है। आगे अब देखिए छंद में सारा खेल काय का होता है? तो सारा खेल होता है पाई का। अगर आपने पाई गिन ली तो आपने छंद आसानी से हल कर लिए, यानी बता दिए कि ये छंद है, ये कौन से किस प्रकार का छंद है। तो देखिए छंद की पाइयाँ गिनने के लिए हमने यहाँ पे कुछ ट्रिक लिखी है। देखिए अगर आपको जैसे हमने का लिया है, आप खा गा को कुछ भी ले सकते हो, छोटा छोटी कुछ भी ले सकते हैं। हमने का ले लिया। अब देखिए अगर खाली कोई भी अक्षर आपको अक्षर दिख जाए या फिर इन पाइयों के साथ आपको अक्षर दिख जाए तो हम कितनी पाई लेंगे? एक, उसे गिनेंगे। और अगर इस तरह की पाइयां में से कोई सी भी पाई आपको मिल जाए तो आप उसे कितना गिनेंगे? 2 गिनेंगे। वैसे होता क्या है देखिए, जो एक है उसे हम लोग क्या गिनते हैं? उसे हम लोग करते हैं लघु, उसे हम लोग लघु कहते हैं।
और जो 2 होता है उसे हम लोग कहते हैं गुरु, यानी बड़ा गुरु कहते हैं। लेकिन आसान से समझाने के लिए हमने क्या किया, उसे 1 और 2 ही रख लिया। तो जब भी आपको इस तरह से भी कोई भी चीज़ दिख जाए तो उसे आप 1 गिनेंगे, और जब इस तरह से कोई भी चीज़ दिख गई तो उसे आप 2 गिनेंगे। अब आ गई इम्पोर्टेंट चीज़, ये क्या है? देखिए यहाँ पे 2 जो शब्द हैं वो आपस में मिले हुए हैं, 2 अक्षर हैं वो आपस में मिले हुए हैं। देखिए अनुग्रह, इसमें क्या है, देखिए अनु सिंपल है, 1 हमने गिन लिया। अब देखिए इसे भी हमने 1 गिन लिया। अब देखिए इसमें क्या है, एक अक्षर गा है और दूसरा क्या है, इसमें रा टंगा हुआ है। इसके लिए अब हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए आ को तो 1 गिनेंगे। अब देखिए इसमें एक गा में एक अक्षर टंगा हुआ है, हमने इसे 1 गिन लिया। लेकिन इससे जो पहले वाला अक्षर है इसे हम लोग 2 गिनेंगे, और इसे भी 1 गिन लिया। कितने हो गए, 2 3 4 5, 5 पाई इसमें निकली। अब इसी से हमारा सारा खेल चलता है। तो आपको ध्यान रखना है, जब भी आपको दो शब्द, 2 वर्ड आपस में जुड़े हुए दिखाई दें, 2 अक्षर आपस में जुड़े हुए दिखाई दें, तो उससे पहले वाला जो अक्षर है उसमें उसे हम लोग 2 गिनेंगे। चाहे वो उसमें 1 पाई लग रही हो चाहे 2 लग रही हो, उसे हम लोग 2 गिनेंगे। अब चलिए बात कर लेते हैं। देखिए पहले है क्या है, सोरठा छंद है। हम लोग टोटल कितने, 2 छंद पढ़ने हैं, सोरठा छंद और आगे है रोला छंद। हम आपको छोटी सी ट्रिक बताएंगे जिसके बाद आप देखते ही पहचान जाएंगे कि ये कौन सा छंद है, सिर्फ और सिर्फ सोरठा और रोला इन्हीं में। तो देखिए एक है परिभाषा। पहले हम परिभाषा किसकी, सोरठा छंद की समझ लेते हैं। तो सोरठा छंद के पहले 32वें चरण में 11-11 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। आगे बात करते हैं। देखिए उदाहरण सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं। आपको परिभाषा भी आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि परिभाषा भी एमसीक्यू जो क्वेश्चन आएगा उसमें पूछ लिया थी। जो परिभाषा दी वो दे दी गई, पूछ लेगा यह किस छंद की परिभाषा है, तो आपको परिभाषा भी याद रखनी है। क्या होता है, पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, ध्यान रखिएगा। उदाहरण बात कर लेते हैं। देखिए जो सुमिरन सिद्धि होई, गणनायक करिबर बंदन करो अनुग्रह सोए, बुद्धि राशि सुगुन सदन। अब देखिए अब आ जाता है पाई गिनने का। अगर हमने पाई गिन ली तो हमने बता दी कि ये कौन सा छंद है, सोरठा है या रोला है। तो देखिए हम लोग पाई गिनते हैं। देखिए इसे हम कितना गिनेंगे, इसे हम लोग 2 गिनेंगे, 2 हम लोग गिनेंगे, इसे 2 हो गया। इसे हम कितना गिनेंगे, इसे हम लोग गिनेंगे जाके, हाँ 1 गिनेंगे इसे। देखिए 2 1 1 1 1 हो गया। इसे भी हम लोग क्या गिनेंगे, 1 1 गिनेंगे। इसे हम लोग गिनेंगे 2, और ई को हम लोग भी 1 गिनेंगे। अब चलिए गिनते हैं, देखते हैं कितनी पाई हो गई। हमें क्या चाहिए, पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं चाहिए। पहले चरण है इसमें 11 मात्राएं निकलनी चाहिए। तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 पाइयां निकल आई हमारी, यानी हमारा पहला चरण कंप्लीट हो गया। पहला चरण में 11 पाइयां निकले हैं, इससे ही आप पहचान सकते हैं कि देखिए इसमें कितना कितना सोरठा छंद है। पहले चरण में कितने, 11 पाई अगर आपने निकाल ली तो वो सोरठा छंद हो गया। अब देखिए आगे भी हम लोग एक बार गिन लेते हैं क्योंकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो देखिए 1 2, और देखिए एक डंडा भी लगाई, यानी इसे 2 गिनेंगे। 1 1 1 1 1 1 1 1 1 हो गया। गिनते हैं, इसमें हमें कितनी चाहिए, दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं चाहिए। तो 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, देखिए 13 पाइयां निकल आई। अब इसी तरह से आप आगे भी गिन सकते हैं। आगे देखिए इसमें संयुक्त अक्षर है। इसे जब भी दो वर्ण आपस में जुड़े होंगे तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, संयुक्त अक्षर कहेंगे। जब भी 2 अक्षर क्या होंगे, आपस में जुड़े होंगे तो उसे संयुक्त अक्षर कहेंगे। तो देखिए इसे हम लोग गिनते हैं, चलिए शुरू करें। 1 2, इसमें इस तरह की पाई लगी, चलिए इसे देखते हैं। इसे हम लोग हाँ 1 ही गिनते हैं, सही है। 1 2 3 हो गया। एक, अब देखिए इसमें संयुक्त अक्षर है, इसे हम लोग 1 गिनेंगे, इससे पहले वाले को हम लोग 2 गिनेंगे। अब देखिए इधर कितना, इसे 2 गिनेंगे और इसे 1 गिनेंगे। फिर से करते हैं, गलती होगी। 1 2 और 3, एक संयुक्त अक्षर है, इसे 1 गिनेंगे और इससे पहले वाले को 2, और इधर भी कितना 1, और इसे कितना 2 और या को 1 गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 पाइयां निकल आए, यानी हमारा ये भी सही हो गया। इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं रोला छंद की। देखिए रोला छंद में हम लोग क्या करेंगे, यह एक सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। देखिए ऊपर कौन सा था, सोरठा छंद था, इसमें भी 4 चरण होते हैं और इसमें भी 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, 11 पर 13 मात्राओं पर यति होती है। इसमें कितनी मात्राएं, 24 मात्राएं होती है। अब यहीं से खेल है, देखिए इसमें कितनी मात्राएं होती है, 11 और 13 मात्रा होती है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा,
24 मात्रा हो गई। यानी इसका जो छंद है वो बहुत ही बड़ा होगा छंद, और इसका जो छंद है वो छोटा छोटा सा होगा। देखिए आप देख सकते हैं कितनी छोटी सी लाइन है, और इसकी देखिए लाइन कहाँ तक गई है। आप देख के ही पहचान जाएंगे ये जो है कितना बड़ा है। यानी ये कौन सा होगा, रोला छंद होगा। और जो छोटा सा छंद लिखा है वो कौन सा हो जाएगा, सो वो हो जाएगा हम लोगों का छोटा छंद, ध्यान रखिएगा। और वरना आप कॉन्सेप्ट भी जा सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, पाइया गिन सकते हैं। चलिए इसकी पाइया गिनना शुरू करते हैं। एक दो हो गया, एक दो। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जो हमारे वर्ण हैं वो आपस में कैसे हैं, जुड़े हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, उससे पहले वाले को दो रखेंगे, संयुक्त अक्षर था। दो एक और एक, एक दो और दो एक, दो एक, और इधर कितना, दो, दो एक एक हो गया। अब इसे कितना गिनेंगे, दो, इसे कितना, दो, इसे कितना, एक एक। चलिए गिनते हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। देखिए 24 पाइयां हम लोग निकल आएंगे। यानी हम लोग क्या होगी, 24 पाइयां निकले। यानी हम लोगों का ये कौन सा होगा, ये हम लोग को रोला छंद हो गया। आपको पाइयां गिनना तो आ ही गया होगा। आप क्या कर सकते हैं, अगर हमारे कहाँ है 13 पहला छंद, आपको पहली लाइन ही गिन लेनी है। अगर वो पहली लाइन बड़ी दिख रही है तो वो कौन सा होगा, रोला छंद होगा, वरना छोटा छंद होगा। दूसरी चीज क्या है, आप पाया गिन लें। अगर आपकी पाइयां 11 पाई से ऊपर चली जाती हैं, थोड़ा बहुत आगे पीछे भी, जैसे आपको कंप्लीट पाया गिनना नहीं आता, अगर वो 11 के आसपास रहती हैं, 10 हो गई, 9 हो गई, या फिर 11 हो गई, 12 हो गई, 13 हो गई, 14 हो गई, 15 हो गई, तब भी वो कहाँ पे रहेगा, वो कहाँ पे रहेगा, रोला सोरठा छंद में रहेगा। इसके लिए कहाँ होगी, 24 पाइयां निकल जाएंगी, बहुत बड़ी पाइयां हो जाएंगी जाके। उसमें क्या होगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया। 24 थी, 25 26 हो गई, कोई दिक्कत नहीं। 24 थी, 22 हो गई, 21 हो गई, तब भी कोई भी दिक्कत नहीं, आराम से। अगर 24 के आसपास पाइयां जाती हैं तो रोला छंद, अगर 11 के आसपास पाइयां जाती हैं, 11 या 13 के, तो वो कौन सा हो जाएगा, तो वो छोटा छंद हो जाएगा। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। बाकी एक तो दूसरा तरीका क्या है, आप देख के पहचान जाइए। देखिए ये कितना छोटा सा लिखा है, इसमें जो लाइनें हैं वो कितनी छोटी छोटी हैं, और इसमें लाइनें कितनी बड़ी बड़ी हैं, क्योंकि इसमें जो जरूरत है वो 24 पाई की जरूरत है, इसलिए बड़ी है। और इसमें क्या 11 पाई और 13 पाई की जरूरत है, बस इतनी सी दिक्कत है। अब चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं इनके एमसीक्यू यानी बहुविकल्पी प्रश्नों की। तो देखिए पहला प्रश्न है, छंद के प्रकार हैं, तो वर्णिक, मात्रिक, मुक्त, मुक्तक, या फिर उक्त, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी यानी ये जो सभी हैं, वर्णिक, मात्रिक और मुक्तक, ये सभी छंद के प्रकार हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। अथवा में ये क्वेश्चन दूसरी तरह से भी आया कि रोला छंद के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं, तो रोला के प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं। रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, तो कितनी होती हैं, 24 मात्राएं होती हैं। देखिए अब आपको छोटी सी और ट्रिक बता रहे जिससे आप भूलेंगे नहीं। देखिए इसमें कितनी जरूरत होती है, 24 पाइयों की जरूरत होती है। ये बहुत बड़ी पाइयां हैं। और इसमें जो अक्षर हैं, देखिए गिने कितने अक्षर हैं, एक दो, दो ही अक्षर हैं। आगे जाते हैं, इसमें देखिए कितनी पाइयों की जरूरत होती है, 11 पाई की जरूरत होती है। अब हम इसके इसे गिन रहे हैं, एक दो तीन, इसमें कितने अक्षर हैं, तीन अक्षर हैं, सा रा और टा, तीन अक्षर हैं। तीन अक्षर, पाइयों की जरूरत कम है। और देखिए इधर क्या है, दो कम अक्षर और पाइयों की जरूरत ज्यादा है, आपको उल्टा ध्यान रखना है। जिसमें अगर देखिए यहाँ पे आपको गिनना है, रोला और सोटा। रोला में कितने अक्षर हैं, दो अक्षर हैं, यानी इसे पाइयों की अधिक जरूरत है। ऊपर क्या है, इसमें क्या छोटा, इसमें कितने अक्षर हैं, एक दो तीन अक्षर हैं, तीन अक्षर, यानी इसे पाइयों की कम जरूरत है, यानी 11 पाई हो जाएंगे, बस 11 या फिर 13, बस इतना भी ध्यान रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अपने अगले एमसीक्यू की तरफ। तो रूला में प्रत्येक मात्राओं पर यति होती है, तो 11 और 13 की मात्राओं पर यति होती है, ध्यान रखिएगा। आगे रूला छंद में कुल कितने चरण होते हैं, देख सकते हैं आप, जो क्वेश्चन है वो आए हुए हैं, इसलिए आपको ध्यान से सभी क्वेश्चन को देखना है। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक जरूर करना है। तो रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं, 2 4 6 8, बताइए कितने चरण होते हैं, 2 4 6 8। रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं, तो 4 चरण होते हैं। बढ़ते हैं अपने पांचवें क्वेश्चन तक। पांचवा क्वेश्चन, सोटा के प्रथम एवं तृतीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। आप देखिए बता दीजिए कि सोटा के प्रथम एवं तृतीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, तो 11 11 मात्राएं होती हैं। अब आप बताइए कि दूसरे और चतुर्थ चरण में कितने कितनी मात्राएं होती हैं, तो कितनी होती हैं,
13-13 मात्राएं होती हैं। ये क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि प्रथम और तृतीय यानी कि विषम चरणों में कितनी मात्राएं होती हैं। विषम जो दो के पहाड़े में नहीं आती हैं, इस तरह से आप समझ सकते हैं। विषम चरणों में कितनी मात्राएं होती हैं, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और 2 4 दूसरे और चौथे चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं, तो 13-13। अब ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि जी ये देखिए, 2 के पहाड़े में आता है, 2 भी आता है और 4 भी आता है। ये यानी ये कैसे चरण है, ये सम चरण है। सम चरणों में कितनी मात्राएं होती हैं, तो 13-13 मात्राएं होती हैं। ध्यान रखना है। प्रथम एवं तृतीय कौन से हैं, विषम चरण है। कितनी कितनी मात्राएं होंगी, 11-11 नोट करना है। और दूसरा और चौथा कैसा चरण है, सम चरण है। कितनी कितनी मात्राएं होती हैं, 13-13 मात्राएं होती है। मैथ से अगर आप होंगे तो आपको पता होगा सम विषम। आगे बढ़ते हैं अपने छठे क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन है, सोरठा के दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। सोरठा के दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। अभी हमने आपको ऊपर ही बताया कितनी मात्राएं होती हैं, 13-13 मात्राएं होती हैं। क्या कहते हैं इन चरणों को, इन चरणों को कहते हैं समचरण। आगे बढ़ते हैं, देखिए, नव उज्ज्वल जलधारा हार हिरक सी सोहद, बीच बीच चहरत बूंदे, मध्य मुक्तामणि पोहति, श्री हरिपद नभ चंद्रकांत मणि, द्वैत सुधारस, ब्रह्म कमल मंडल मंडन, भव खंडन सुर सर्वस। तो ये था हमारा क्या छंद। अब बताइए इस छंद में कौन सा छंद है, यानी रोला है दो। देखिए इसके उदाहरण कौन कौन से, रोला रोला दोहा कुंडलिया या फिर सोटा। हमें कौन कौन से पढ़ने हैं, हमें सिर्फ रोला और सोटा पढ़ना है। यानी इसे और इसे हम लोगों को हटा देना। हम हमारे या तो ए होगा या डी होगा, इनमें से हमें बताना है। अब देखिए हमने क्या बताया था, पाई एक तो आप देख के पहचान सकते हैं। देखिए कितना बड़ा है, कहाँ तक गई है हमारी लाइन। यानी ये कौन सा हो गया, ये हमारा कौन सा हो गया, रोला हो गया। पाइयां कितनी है, अधिक पाइयां हैं, 24 पाइयां हैं। इसमें 24 पाइयां निकलेंगी। यानी इससे अक्षर जो है कम अक्षरों की जरूरत है, यानी हमारा कौन सा रोला हो गया। लेकिन कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर करना पड़ेगा। तो चलिए पाइया गिनना शुरू करते हैं। ये तो ऊपर का आया हुआ ही क्वेश्चन है, हमने आपको उदाहरण समझाया था। एक दो, एक नहीं सॉरी, एक दो। अब देखिए क्या है, अक्षर जुड़े हुए हैं, यानी पहले वाले को दो के नहीं है। एक एक, एक एक, दो एक हो गया, दो एक। इधर क्या हुआ, दो एक एक, दो दो एक और एक हो गया। एक दो चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 हो गया। हमारे 24 पाइयां निकले। हमने आपको क्या बताया था, बड़ा छंद दिख रहा है, यानी कौन सा होगा, रोला छंद ही होगा। ऑप्शन ए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन तक। अगला क्वेश्चन है, आप पहचान गए कौन सा छंद है। तो यही विधि क्या क्या करेंगे पढ़ के, डायरेक्ट हम क्या करते हैं, पाइया गिनना शुरू करते हैं। तो यही विधि धावती धसती धरती धरकते सुख देनी। चलिए इसकी पाया गिनते हैं। एक एक, एक एक, दो हो गया, दो एक एक। और हमने बताया था कि अगर बिंदु होगा तो बिंदु को भी हम लोग यानी कि चंद्र बिंदु है यहाँ पे, इसे भी हम लोग क्या गिनेंगे, एक ही गिनेंगे। ऊपर हमने आपको बताया था एक, और सा को भी कितना, एक ही गिनेंगे। इधर टी, इसे भी एक, एक एक एक, एक एक, एक एक हो गया। इधर हम क्या गिनेंगे, एक एक, और इसे दो गिनेंगे और इसे भी दो गिनेंगे, हो गया। तो चलिए अब बाइयों को गिनते हैं। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 पाइयां हम लोग निकला। यानी कौन सा हो गया, ये हम लोग को कौन सा हो गया, पाइयां कितनी है, अधिक पाइयां हैं, यानी कम चीजों की जरूरत है। यानी हमारा ऑप्शन डी रोला राइट ऑप्शन हो गया। आगे बढ़ते हैं अपने अगले एमसीक्यू की तरफ। देखिए देखने से ही पता चला कि कौन सा है, तो कौन सा है हम लोगों का, कौन सा है। अच्छा इसमें हम लोग को पाइया बनानी है। को पापही चतवन प्राप्त, सुनी जम गम धावत। अब देखिए इसमें क्या करना है, इन पंक्तियों के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं हैं, प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं, यानी इन सभी चरणों में कैसी मात्राएं, बराबर मात्राएं। और छंद जो बनते हैं वो इधर उधर से कहीं उठा के नहीं बनते हैं, सभी गिने चुने बनते हैं। तो देखिए 16 के कोई भी हम लोग कौन कौन से पढ़ने हैं, हम लोगों को एक कौन सा पढ़ना है, हम लोग को रोला और सोटा दो पढ़ने हैं। रोला में हम लोग कितने पास कितनी मात्राएं हैं, तो 24 मात्राएं हैं। और सोटा में हम लोगों के पास कितनी मात्राएं, 11 और 13 मात्राएं। अब देखिए मेन काम क्या है, इन पंक्तियों प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं, प्रत्येक चरण में देखिए
11, 13 और 24 को रखेंगे, बाकी को हटा दो। 16 है, इसे हटा दो, हटा दिया। 24, 20, 20 को भी हटा दो, इसका भी कोई काम। 13, हाँ 13 को रहने दो। या तो 24 होगा या 13 होगा। अब देखिए इन पंक्तियों के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं, यानी सभी जो 4 चरण है सभी में कितनी मात्राएं, सेम मात्राएं हैं। और देखिए हमारा जो छोटा है उसमें जो मात्राएं वो बदली बदली हैं, 11 और 13 है, यानी हमारा छोटा भी नहीं होगा, 11 13 भी नहीं होंगे, बचा क्या, 24 हो जाए, यानी ऑप्शन बी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आंसर आपके पास खुद चल के आएगा। अब हम क्या करेंगे, पाइयों को गिनेंगे। तो देखिए 2 1 हो गया, 2 1 1 हो गया। बिंदु को एक गिनना है, 1 1। अब देखिए यहाँ पे हमने फिर से गलती कर दी, क्या हुआ, 2 1, 2 1 1 हो गया। बिंदु को एक गिनेंगे, हो गया। अब यहाँ पे संयुक्त अक्षर है तो संयुक्त अक्षर को एक गिनो, उससे पहले वाले को 2 गिनो, तो हमने कर दिया। अब देखिए यहाँ पे भी क्या है, संयुक्त अक्षर है, तो देखिए पा में राल लगा हुआ है, यानी संयुक्त अक्षर है। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, इससे पहले वाले को 2 गिनेंगे, पहले वाला इससे है नहीं, यानी अब हम क्या करेंगे, उसे 2 गिनते है नहीं, इसे संयुक्त अक्षर को कितना रखेंगे, हम लोग 1 रखेंगे, तो 1 और 1 हो गया। अब देखिए इससे बाद भी संयुक्त अक्षर है तो उससे पहले वाले को भी 2 गिनेंगे। अब इसमें हो सकता है थोड़ी सी गलती हो जाए, तो इसे भी हम लोग क्या करेंगे, पहले 1 ही रखेंगे। चलिए जो दिक्कत होगी बाद में देखेंगे, दिक्कत होगी तो इसी में ही होगी। आगे चलते हैं। 1 1 हो गया, 1 1, अभी हम लोगों ने 1 ही 1 रखा है, और इसे क्या करेंगे, 2 1 1 हो गया। अब चलिए पाइया गिनना शुरू करते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 23। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, वही दिक्कत हो गई जाके। हमने आपको क्या बताया था कि अगर आप पहला पहले देखिए 23 तक पहुंच गई, यानी हमारा कौन सा होगा जाके, हमारा 24 हो जाएगा, एक पाई कहीं पे छूट गई। लेकिन हमने आपको क्या बताया था, अगर आप पहली लाइन है उसे नहीं गिन सकते, आप क्या कीजिए, दूसरी लाइन गिन लीजिए। नहीं गिन सकते, तीसरी गिन लीजिए। तीसरी नहीं गिन सकते, चौथी गिन लीजिए। चार चरण हो गया, चारों में से कोई भी चरण आप गिन सकते हैं। तो इसमें हमने क्या बताया था, ये इसी में कुछ ना कुछ गलती हुई है। तो इसमें देखिए इधर भी संयुक्त अक्षर है तो इसे हम क्या गिनेंगे, एक गिनेंगे। तो इससे पहले वाला है उसे हम लोग 2 गिन देंगे, बस इतनी सी दिक्कत होगी। 23 थी, अब यहाँ पे कितनी, 24 हो जाएंगे, बस इतनी सी दिक्कत हो गई, आपको ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ जाते हैं अपने 10वें एमसीक्यू तरफ। जिनके आगे ठहर सके जंगी न जहाजी, हाँ ये वही प्रसिद्ध छत्रपति भूप सिपाही। इन पंक्तियों में छंद है। अब देखिए आपको एक और चीज ध्यान रखनी है, यहाँ पे लंबी लंबी लाइनें दिखाई दे रही हैं, लेकिन जो लाइनें हैं वो तो सिर्फ 2 ही हैं। आपको ध्यान देना है, ये कॉमा, कॉमा जो है वो लाइनें बताते हैं, यानी इस लाइन में कितने चरण हैं, 2 चरण हैं। एक चरण ये, और कॉमा के बाद अगला चरण ये होगा। वही इधर भी हुआ, एक चरण ये होगा और यहाँ पे कॉमा लगा, अगला चरण ये होगा। टोटल कितने चरण हुए, 4 चरण हुए। छोटे छोटे से देखिए, एक इतना चरण, दूसरा इतना सा चरण, यानी कौन से हुए जाके, ये हमारे हो गए छोटा। 13 और 11 मात्रा, चलिए गिनते हैं। 11 और 13 मात्राएं, देखिए 1 1 2 हो गया, 2 2 हो गया, और इधर कितना गिनेंगे, 1 1 1 हो गया। गिनते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 पाइयां निकल आई हमारी। बस हमारा ये कौन सा हो गया, हमारा छोटा छंद हो गया, ऑप्शन सी राइट ऑप्शन हो गया। बढ़ते हैं अपने 11वें क्वेश्चन की तरफ। मैं समझियो निर्धार, यह जंग कांचो कांच सो, एक रूप अपार प्रतिबिंबत लखियतु जहां। तो चलिए बताइए इसमें कौन सा उपयुक्त पंक्तियों में छंद है। तो रोला, सोटा, दोहा, चौपाई। तो देखिए हमें कौन कौन से दोहा चौपाई हटा दो, इनमें से बताओ। अब देखिए इसमें क्या है, एक छंद, एक लाइन यानी चरण ये है, और दूसरा चरण क्या है हमारा, ये है। तीसरा चरण हमारा ये है, और चौथा चरण हम लोगों का ये है। छोटे छोटे चरण है, यानी हम लोग कौन सा छोटा छंद है। आगे बढ़ते हैं। अगर छंद छोटा है तो उसका जो आंसर है वो बड़ा है, अगर छंद बड़ा है तो उसका आंसर वो छोटा है। जैसे देखिए इसमें इसका छंद कितना है, छंद की जो लाइन है वो छोटी छोटी है, चरण है वो छोटे छोटे हैं, यानी इसमें क्या होगा। अब इसमें देखिए, इसमें हमने कॉमा लगाना भूल गए। सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिरह करुणा ईन चितसी। यहाँ पे हो सकता है कॉमा लगाओ, यहाँ पे जानकी लखन तनु हो सकता है, पक्का नहीं पता, लेकिन हाँ 4 चरण होते हैं इसमें। देखिए ऊपर वाले में तो दो चरण है, लेकिन नीचे वाले में कॉमा नहीं लगा है, कुछ ना कुछ दिक्कत है इसमें। इसमें कहीं ना कहीं पे कॉमा लगा होगा।
देखिए छोटे छोटे चरण चरण हैं, यानी ये कौन सा होगा, छोटे चरण है, छोटा छंद है, यानी इसका आंसर है वो बड़ा होगा, यानी छोटा छंद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपने, यहाँ पे कौन सा था हम लोग, 12वां और 21वां क्वेश्चन, यहाँ पे कुछ गलती हो गई है। तो यह छंद, यह सममात्रिक छंद है, इसम के हमने बताया था कि आपसे परिभाषा भी पूछ ली जाएगी। तो यह सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। यह लक्षण किस छंद का है? रोला, दोहा, सोटा, बरय, बरबय। तो बताइए, यह सममात्रिक छंद है। देखिए कितनी कितनी मात्राएं, 11 और 13 मात्राएं किस में थी? तो यह मात्राएं किस में थी? सोटा छंद में थी। ऑप्शन सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन तक। अगला क्वेश्चन है, सोटा के पहले चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? सोटा के पहले चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 11 मात्राएं होती हैं। आगे बढ़ते हैं अपने 24वें क्वेश्चन की तरफ। सुनत सुमंगल बैन, मन प्रमोद तन पुंगल भर। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, एक हम लोगों का ये छंद होगा, दूसरा हम लोगों का ये छंद होगा, सभी छंद आपसी में है, लाइन नहीं छोड़ी गई। तो यहाँ से हम लोगों का ये छंद गया और यहाँ तक आ गया, दूसरा छंद क्या है, यहाँ तक। छोटे छोटे छंद हैं, यानी हम लोग कौन से हो गए, पहले पंक्ति, इन पंक्तियों के दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं, क्या कहा गया, दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं। दूसरे चौथे चरण में देखिए छोटे छोटे छंद है, छोटा सा छंद है, छोटे छोटे चरण है, यानी कौन सा छंद है, छोटा छंद है हमारा। छोटा में क्या पूछा गया, इन पंक्तियों दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्रा है, दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं बतानी। तो चलिए बताइए, दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं होंगी। तो दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं होंगी, 13 13 मात्राएं होंगी। दूसरे और चौथे चरण में सम चरणों के अंतिम सम चरणों में कितनी मात्रा होती हैं, 13 13 मात्राएं होती हैं। ध्यान रखना है, चाहे तो आप चलिए गिनते हैं। दूसरे चरण 1 2, और कितना संयुक्त अक्षर है, इसे हम कितना गिनेंगे, 1 गिनेंगे, और इससे पहले वाले को 2, पहले वाला है ही, इसे हम लोग कितना गिनेंगे, 2 और 1, 1 1 और 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, देखिए कितनी 13 मात्राएं निकली। ऑप्शन ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में कौन सा वर्णिक छंद है? ऑप्शन ए मालनीय, ऑप्शन बी सीख ऋणी, ऑप्शन सी है द्रुत विलंबित, ऑप्शन डी है उक्त सभी यानी उपयुक्त सभी। तो निम्न में से कौन सा वर्णिक छंद है? तो ए बी सी तीनों जो है वो वर्णिक छंद है, ऑप्शन डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, वर्णिक मात्रिक छंद के अंतर्गत आते हैं। तो दोहा, सोटा, रोला, ये सभी हैं, सभी मात्रिक छंद के अंतर्गत आते हैं, यानी ऑप्शन डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते अपने 27वें क्वेश्चन की तरफ। 27वां क्वेश्चन है, सीख ऋणी किस छंद के अंतर्गत आता है? तो वर्णिक छंद, मात्रिक, मुक्त छंद, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमने अभी ऊपर ही पढ़ के आए थे कि सीख ऋणी किस छंद के अंतर्गत आता है, तो ये आता है वर्णिक छंद के अंतर्गत, ऑप्शन ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने 28वें क्वेश्चन की तरफ। 28वां क्वेश्चन, चौपाई छंद किस छंद के अंतर्गत आता है? तो चौपाई छंद किस छंद के अंतर्गत आता है? तो मुक्तक छंद, मात्रिक छंद, वर्णिक छंद, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो चौपाई छंद है वो आता है मात्रिक छंद के अंतर्गत, ऑप्शन बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने 29वें क्वेश्चन की तरफ। जो सुमिरत सिद्धि हो, गण नायक करिवर बंधन, करहु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभगुण सदन। तो ये अभी हम लोग ऊपर भी पढ़ के आते हैं, हमें ध्यान है। तो सोटा, दोहा, रोला, या फिर चौपाई, क्या पूछा गया, उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो कैसा दिख रहा है, देखिए छंद जो है उनके चरण जो है वो छोटे छोटे से हैं, यानी कौन सा चरण है, हम लोगों का छोटा छंद है। ये हम लोग एक बार ऊपर भी पढ़ के आए हैं, तो बताने की जरूरत नहीं है। आगे है, सोटा में कितने चरण होते हैं? तो सोटा में कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं, ऑप्शन बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दोहे का उल्टा होता है। तो दोहे का उल्टा क्या होता है? सोटा होता है। ध्यान रखना, सोटे का उल्टा दोहा, दोहे का उल्टा सोटा। आगे बढ़ते हैं अपने 32वें क्वेश्चन की तरफ। रोला किस प्रकार का छंद है? रोला किस प्रकार का छंद है? अर्ध सम्मात्रिक, विषमात्रिक, सम्मात्रिक, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो रोला किस प्रकार का छंद है? तो रोला जो है वो एक सम्मात्रिक छंद है, ऑप्शन सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 33वां। बंदव मुनि पद कंजो, रामायण जेई निरामयो, सखर को सखर सुकोमल मंजू, दोष रहित दूषण सहित। उक्त पंक्ति में कौन सा छंद है? तो चलिए बताइए इनमें कौन सा छंद है। आसान सा तरीका है, छंद कैसे दिख रहा है आपको, चरण कैसे दिख रहे हैं, छोटे छोटे दिख रहे हैं, यानी कौन सा होगा, बड़ी चीज की जरूरत है, छोटा छंद हो गया, ऑप्शन ए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब इसकी पाया भी गिनना, चलिए नया आया है तो पाया एक बार तो गिनना बनता है। तो 1 2 3,
बिंदी को हम लोग क्या करेंगे, एक ही गिनेंगे। तो 1 2 3, 1 1 हो गया, 1 1 और 1 1। गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें क्या हो गया, 9 हुई जाके पाइयाँ। चलिए देखते हैं क्या हुई इसमें दिक्कत। 1 2 3, हाँ इसमें देखिए 1 2, और इसमें जो पाई लगी है कौन सी, बड़ा U है, यानी इसे हम कितना, बड़े U की पाई लगी है, इसे 2 गिनेंगे। और इस इधर तब भी 10 हुई जाके पाइयाँ, एक पाई कहाँ जा रही, 1 2 1 1। और इधर तो इसे 1 1 गिनेंगे, एक पाई कहीं ना कहीं हमने मिस्टेक किया है, हमें लग रहा है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, अगला चरण पढ़ते हैं, अगले चरण में हमें पता चल जाएगा। वैसे हमने तो आपको बता दिया कि कौन सा है, छोटा छंद है। कोई ना कोई लिखने में दिक्कत होगी, इसलिए जो हमारा पहला चरण है उसमें दिक्कत आ रही है। चलिए अगला चरण पढ़ते हैं। तो देखिए 2 2 1 1 हो गया। अब इधर क्या करेंगे इसे, एक नहीं सॉरी 2 और 1 हो गया। इधर क्या करेंगे इसे, इसे हम लोग 1 1 1 1 हो गया। गिनते हैं, 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। देखिए दूसरे चरण में कितनी 13 मात्रा निकली, दूसरे चौथे चरण में कितनी 13 13 मात्रा होती पहले, और तीसरे चरण में 11 11 मात्रा होती, किसमें, सोटा छंद में। ऑप्शन ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन तक। देखिए भरत चरित करि नियम, जे तुलसी जे सादर सुनियई, सिया राम पद प्रेम, अबसी होई मन रस बिरज रस बिरती। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है, तो दोहा सोटा रोला चौपाई। बताइए उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है, किस कैसे दिख रहे हैं चरण, हम लोग छोटे छोटे चरण दिख रहे हैं, कौन सा छंद होगा, सोटा छंद हो गया। चलिए पाइए गिनना शुरू करें, या ऐसे बता दे रहे इसको, सोटा छंद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपने अगला क्वेश्चन है, जो सुमरत सिद्धि होई गण नायक करिवर वंदन, ऊपर आ चुका है, करो अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। तो देखिए छोटे छोटे चंद है, ये एक बार ऊपर भी आ चुका है, तो इसे हम टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। कौन सा हो जाएगा जाके, ये हम लोगों का छोटा छंद हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। हमारे जो छंद थे वो समाप्त होते हैं। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अलंकार की। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। अलंकार शब्द का अलंकार शब्द का अर्थ होता है, तो अलंकार शब्द का अर्थ क्या होता है, आभूषण। अलंकार शब्द का अर्थ क्या हुआ, आभूषण हुआ, ध्यान रखिएगा। आपसे पूछ लिया अलंकार का अर्थ क्या होता है, तो क्या होता है, आभूषण। अब बात कर लेते हैं उपमा अलंकार की। देखिए अलंकार आपको टोटल 3 पढ़ने हैं, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार। जिसमें जो उत्प्रेक्षा है वो बहुत ही आसान सा अलंकार है, बाकी आपको कंफ्यूजन उपमा और रूपक में होगा, बस इसी कंफ्यूजन को दूर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले उपमा अलंकार परिभाषा क्या है, जहां दो भिन्न भिन्न वस्तुओं अथवा व्यक्तियों में, कोई वस्तु हो या व्यक्ति हो गए, तो जब जहां दो भिन्न भिन्न वस्तुओं अथवा व्यक्तियों में समानता का भाव व्यक्त किया जाए, यानी क्या हुआ, उनमें समानता की जाए। जो दो भिन्न भिन्न वस्तुएं या फिर व्यक्ति हैं, उनमें क्या कीजिए, समानता बताई जा रही है कि ये जो है, ये व्यक्ति है, ये इसके समान है, तो समानता का भाव व्यक्त किया जाए, वहां उपमा अलंकार होता है। और देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज देना चाहिए, इसमें जो देखिए वाचक शब्द है, ये आपको उपमा अलंकार जब भी आप करेंगे तो उसमें ये कहीं ना कहीं आपको मिल जाएंगे, किसी किसी में मिल जाएंगे, किसी किसी में हो सकता नहीं मिले, ज्यादातर में आपको मिल जाएंगे। क्या क्या है, सम सरित समान सा सी, ये आपको उपमा अलंकार जहां पे भी आपको कहीं पे भी अलंकार लिखा मिल जाए, अगर उसमें ये चीजें लगी हैं, तो जो जरूरी नहीं सभी, हो सकता है रूपक अलंकार में भी ये सब लग के आ जाए, तो ज्यादातर आपको इन पे ध्यान नहीं देना है। अगर आपको कति नहीं आता तो आप क्या कर सकते हैं, इन पे ध्यान दे सकते हैं, बाकी ज्यादातर आपको कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है। तो सा सम सम हो गया, सरिस हो गया, समान सा सी, ये क्या हो गए, वाचक शब्द हो गए। उपमा अलंकार जब भी हम लोग करेंगे तो उसमें ये जो वाचक शब्द हैं ये हम लोग लगे मिल जाएंगे। क्या होता है इसमें, इसमें एक व्यक्ति अथवा वस्तु की दूसरे व्यक्ति अथवा वस्तु से क्या की जाती है, समानता व्यक्त की जाती है, समानता बताई जाती है। वहां पे क्या होगा, रूपक सॉरी उपमा अलंकार होगा। उदाहरण देखते हैं, तो पीपर पात सरिस मन डोला, तो पीपर के पात, पात का मतलब होता है पत्ते, तो पीपर के पत्तों के समान मन डोला। देखिए सरिस का मतलब क्या होता है, समान, यहां से पता चलेगा समान किस में होता है, समानता किस में की जाती है, उपमा अलंकार में, यानी कौन सा होगा, उपमा अलंकार होगा। तो पीपर के पत्तों के समान मन डोला, पीपर के पत्तों के समान मन डोला, क्या की जा रही है, समान यानी समानता की जा रही है, समानता किसमें की जाएगी, उपमा अलंकार में की जाएगी। आगे बढ़ते हैं अपने अगले अलंकार की तरफ, जो कि रूपक अलंकार। अंतर क्या है, देखिए अभी आपको अंतर क्लियर हो जाएगा, जहां उपमेय और उपमान में भेद होते हुए भी, यानी दोनों में भेद है, अंतर है दोनों में, तो भेद होते हुए भी दोनों में समानता की जाए, दोनों में अंतर है लेकिन फिर भी समानता की जाए, और उपमेय को उपमान के रूप में दिखाया जाए,
क्या हुआ, रूप में दिखाया जाए, वहां रूपक अलंकार होता है। इसमें क्या हुआ, रूप उपमेय के रूप में दिखाया जाए, इसमें क्या होता है, रूप में दिखाया जाता है, पूरा पूरा दिखा दिया गया। लेकिन जो उपमा अलंकार है उसमें सिर्फ समानता की जाती है कि ये इसके तरह हो सकता है, लेकिन इसमें तो पूरा का पूरा रूप ही दिखा दिया कि ये देखो, ये है, ये है, ये दोनों आपस में सेम दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं, बस ये हो गया रूपक अलंकार में। लेकिन उपमा में सिर्फ समानता की जाती है, इसमें रूप ही पूरा दिखा दिया जाता है। इतना सा अंतर है। जैसे क्या हो, चरण कमल बंदो हरिराय, पूछ लिया गया चरण कमल बंदो हरिराय में कौन सा अलंकार है, तो इसमें कौन सा होगा, रूपक अलंकार। देखिए, चरण कमल यानी चरण है, कमल है, चरण कमल है जो किसके, हरि के जो चरण है वो कमल है, कमल के समान नहीं, कमल के समान हम लोग को कह दिया तो कौन सा उपमा अलंकार हो जाएगा। लेकिन हरि के जो चरण है वो कमल है, कमल है, यानी कि अब देखिए पूरा को पूरा रूप कह दिया कि जो चरण है वो कमल है, यानी ये हमारा कौन सा होगा, रूपक अलंकार हो गया। अगर कमल के समान है तो हमारा उपमा अलंकार होता है, चरण है वो कमल है तो वो कौन सा होगा, रूपक अलंकार हो गया। बस इतना सा अंतर है। अब बात कर लेते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार की, जब हम इनके एमसीक्यू देखेंगे जो, तब आपको और क्लियर हो जाएगा। तो उत्प्रेक्षा अलंकार सबसे पहले क्या करेंगे, परिभाषा देखेंगे। तो जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, संभावना सिर्फ इसमें की जाएगी, यहाँ संभावना की जाती की जाए, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें वाचक शब्द ही है, जन जानो मन मानो जनौ मनो। अगर आपको इनमें से कोई भी चीज, उत्प्रेक्षा अलंकार जब भी आप करेंगे तो आपको इनमें कोई ना कोई चीज आपको जरूर मिल जाएगी। उदाहरण जब भी आप देखेंगे अगर उत्प्रेक्षा का होगा तो इनमें से कोई ना कोई 6 चीजें हैं, 6 चीजों में से कोई ना कोई आपको एक शब्द जरूर मिल जाएगा। चलिए देखते हैं इसके उदाहरण को। तो सोवत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात मनहु नीलमणि शैल पर आपत प्रयोग प्रभात। तो देखिए जो मनहु है वो आपको मिल गया, यानी कौन सा होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। उत्प्रेक्षा अलंकार के लिए आपको बस इतनी सी चीजें याद कर लेनी है, याद कर लेंगे आपका क्वेश्चन हो गया, आपके नंबर पक्के होंगे। सिर्फ आपको इतनी सारी चीजें याद कर लेनी है, जनु जानो मनु मानो जनऊ मनु, बस इतनी आपको ये चीजें याद कर लेनी है। अगर आप मॉडल में यही उदाहरण देखेंगे तो यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको दिक्कत मिलेगी, मनो की जगह मनो है हमें लग रहा, लेकिन वहां पे मॉडल में थोड़ा सा गलत लिखा है, यहाँ पे क्या होगा, मनहु होगा, ध्यान रखिएगा। तो सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सुलोने गात मनहु नीलमणि शैल पर आपत प्रयोग प्रभात, कौन सा हमारा अलंकार है, तो उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब हमारे शुरू हो गए बहुविकल्पी प्रश्न यानी एमसीक्यू। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपने एमसीक्यू को। देखिए पहला है, उपमा के कितने अंग होते हैं, 4 5 6 7। तो ये तो आपने क्वेश्चन सुना नहीं होगा। तो उपमा के कितने अंग होते हैं, ऊपर अभी कहीं पे भी नहीं पढ़ के आया। तो उपमा के कितने अंग होते हैं, 4 अंग होते हैं। ध्यान रखिएगा कि उपमा के कितने अंग होते हैं, 4 होते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए जहां किसी एक वस्तु की किसी दूसरी प्रसिद्ध वस्तु से गुण धर्म और रूप के कारण समानता या तुलना की जाए, समानता या तुलना की जाए, किसमें की जाती है समानता या तुलना, बाहर कौन सा अलंकार होगा, किसमें की जाती है, जल्दी से कमेंट कीजिए। जहां पर उपमेय की किसी उपमा उपमान से गुण धर्म के आधार पर समानता की जाए वहां अलंकार होता है। पूछेगा क्वेश्चन, जहां उपमेय में उपमान की समानता प्रकट की जाए वहां अलंकार होता है, कौन सा होता है, तो वो होता है उपमा अलंकार। सबसे पहले हमने यही बताया था, उपमा अलंकार होता है, सिर्फ समानता की जाती है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन तक। अगला क्वेश्चन आप लोग सामने ये रहा, आहुत से गिरी चढ़ी चिता पर उठी ज्वाला से में कौन सा अलंकार, तो इसमें कौन सा अलंकार, उपमा अलंकार है। ऑप्शन सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, पीपर पास सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है, ऊपर आया हुआ ही क्वेश्चन है। तो चलिए बताइए इसमें कौन सा अलंकार है, तो इसमें उपमा अलंकार है। ऑप्शन ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले अगले अलंकार के चरण, चरण कमल बंदो हरियाणा। चरण कमल हमने बताया, चरण है वो कमल के कमल है, चरण है कमल है, यानी कौन सा अलंकार, रूपक अलंकार है। ऑप्शन बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जहां उपमेय में उपमान का निषेध रहित अभेद आरोप किया जाता है वह अलंकार होता है। बताइए जहां उपमेय में उपमान का निषेध किया जाए, रहित अभेद आरोप किया जाए वह अलंकार होता है, कौन सा अलंकार होता है, तो वो रूपक अलंकार होता है। हमने आपको बताया था कि जहां उपमेय में उपमान का निषेध रहित अभेद आरोप किया जाए, उसमें क्या थी, समानता थी, और उसमें क्या थी, संभावना की जाती। बचा क्या, रूपक अलंकार। बस हमारा हो गया। आगे बढ़ते हैं, जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां कौन सा अलंकार होता है, क्या की जाए, संभावना की जाए। संभावना किसमें होगी, उत्प्रेक्षा अलंकार में होगी। आगे बढ़ते हैं, सुवत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मनो नीलमणि शैल पर आपत प्रयोग प्रभात में कौन सा अलंकार है, बताइए इसमें कौन सा अलंकार है। तो देखिए हमने बताया था, क्या हमने क्या, मनव, हमने बताया था कुछ ना कुछ गलती है। देखिए ये गलती है, मनव है, तो यही आपको ध्यान रखना है, मनव है। क्या होगा, मनव होगा। क्या हो गया, जाके हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। ऑप्शन ए राइट ऑप्शन हो जाएगा।
बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन तक। अगला क्वेश्चन है वह सरल बिरल काली रेखा टम के तागे सी जो हिलडुल में कौन सा अलंकार है? तो इसमें चलिए बताइए इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें हो जाएगा उपमा अलंकार। वह सरल बिरल काली रेखा तम के तागे सी जो हिलडुल। देखिए हमने क्या बताया था, सी आपको मिल जाएगा। हमने क्या बताया था, बहुत सारे हमने बताए थे, हमें भी ध्यान नहीं कि कौन कौन सी चीजें हमने आपको बताई थी। तो चलिए देखते हैं, अगर नहीं मिले तो आपको इसे भी ऐड कर लेना है। कहाँ पे गया? रूपक अलंकार सम शरीर। हाँ देखिए सी हमने बताया था, सी मिल गया हमें। कौन सा हो गया? उपमा अलंकार हो गया। आगे बढ़ते हैं अपने 9वां क्वेश्चन था हम लोगों का 10वां क्वेश्चन की तरफ। हृदय सिंधु में उठता स्वर्विक ज्वार देख चंद्रानन पंक्ति में कौन सा अलंकार? तो इसमें कौन सा हुआ जाके? रूपक अलंकार हो गया। बढ़ते अपने 11वें क्वेश्चन तक। नील घन शावक से सुकुमार सुधा भरने को बिंदु के पास पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें कौन सा अलंकार हुआ? तो इसमें हमारा उपमा अलंकार हो जाएगा। किस तरीके से होगा? तो चलिए चेक करते हैं। तो नील घन शावक से हमें क्या मिल गया? से मिल गया, यानी कौन सा होगा हमारा? कौन सा हो गया हमारा? उपमा अलंकार होगा। आपको इन्हीं चीजों पर ध्यान देना है। हमने हमने आपको क्या बताया था? उपमा अलंकार में हमने वाचक शब्द बताए थे, वो आपको चेक करने नहीं मिले। उत्प्रेक्षा के वाचक शब्द चेक करो, नहीं मिले। हमारा कौन सा? रूपक अलंकार हो गया, सबसे आसान तरीका। आगे बढ़ते हैं। जल्दी से, वीडियो बहुत ही लंबी हो गई तो जल्दी से खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो अंबर पनघट में डूब रही डूबो रही तारा घट उषा नगरी, इस पंक्ति में अलंकार पहचान कर बताइए। तो चलिए बताइए। अंबर घाट में डूब रही तारा घट उष उष उषा नगरी। तो चलिए बताइए इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें हमने बताया, देखिए कुछ भी इसमें नहीं मिला, यानी कौन सा होगा? रूपक अलंकार हो गया। आगे बढ़ते हैं अपने 13वें क्वेश्चन के। मनु मानो जनु जानो आदि वाचक शब्द किस अलंकार में प्राय प्रयुक्त होते हैं? तो किसमें होते हैं? उत्प्रेक्षा अलंकार में होते हैं। आगे बढ़ते हैं। पुलक पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों के नोकों से मानो झूम रहे तरु सी मंद पवन के झोंकों से, इन पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार है उपमा, श्लेष, उत्प्रेक्षा या फिर रूपक। तो चलिए बताइए इसमें कौन सा अलंकार है? तो देखिए चेक करते हैं। नोकों से मानो, अब इसमें क्या मिल गया? मनु मानो। मनु मानो कौन सा मिल गया? रूपक उत्प्रेक्षा अलंकार मिल गया हमें। आगे बढ़ते हैं। रूपसी तेरा घन केश पास में अलंकार है। रूपसी तेरा तेरा घन केश पास है। रूपसी तेरा घन केश पास में अलंकार है। देखिए कुछ भी नहीं है। कौन सा हुआ? रूपक अलंकार हमारा होगा, कोई भी वाचक शब्द नहीं मिला। आगे है 16वां। यही कही पर बिखर गई वह भंग के विजय माला से, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें कौन सा है? उपमा अलंकार है। आगे बढ़ते हैं 17वें क्वेश्चन की तरफ। उदित उदय गिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भ्रंग संग, उक्त पंक्ति में अलंकार है। तो उत्प्रेक्षा, रूपक, उपमा या फिर अनुप्रास। तो चलिए बताइए। उदित उदय गिर मंच पर रघुवर बाल पतंग बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन संग, इसमें कोई वाचक शब्द है नहीं है, यानी कौन सा हुआ हमारा? रूपक अलंकार हो गया। आसान सी ट्रिक हम लोग बन गई। वाचक शब्द मिल गए वही हो गया, नहीं मिले वाचक शब्द कौन सा? रूपक अलंकार हो गया। आगे बढ़ते हैं, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखा करो। आगे आगे जैसे 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 बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे अच्छी से अच्छी ट्रिकें हमारी बनती चली जाएंगे। उभय बीच सी सोवत कैसे ब्रह्म बीच ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। अब देखिए इसमें वैसे तो ये हमारा रूपक अलंकार होता है, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ इसमें हमें वाचक शब्द नहीं मिले। देखिए उभय बीच से सोवत कैसे, सी उभय बीच सी कैसे सो रही है, यानी सीता कैसे सो रही है। ब्रह्म बीच माया जैसी, माया के समान सो रहे हैं। क्या की जाए? सीता की समानता की जाए। ब्रह्म जीव बीच माया जैसी समानता की जा रही है, वो संभावना की जा रही है, यानी कौन सा हुआ हमारा? उत्प्रेक्षा अलंकार हुआ। इसमें एक दिक्कत हो गई कि इसमें वाचक शब्द हम लोगों को नहीं मिले। तो उसके मन मानो जन जानो मनो मानो, तो इसमें वाचक शब्द तो नहीं दिख रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, एक दो इधर से आ जाते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ भी नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा उपमा का अंग है? तो उपमेय, उपमान, साधारण धर्म या फिर उक्त सभी। तो निम्न में से कौन सा उपमा का अंग है? तो उपमेय, उपमान, साधारण धर्म ये सभी उपमा के अंग हैं, उक्त सभी। आगे बढ़ते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले उपकरणों को कहा जाता है? तो अलंकार, छंद, रस, शब्द, शक्ति। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले उपकरणों को कहा जाता है अलंकार,
तो क्या कहा जाता है? अलंकार। हमने बताया था कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले उपकरणों को कहा जाता है अलंकार। और भी क्या कहते हैं? आभूषण भी हम लोग कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। जो आंखें सब देखिए आंखन न देखी जाए, उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? बताइए। जो आंखें सब देखिए आंख न देखी जाए, तो मनु मानो जन जानो, मनु मानव जन जानो, कुछ भी इसमें भी नहीं है। तो जो आंखें सब देखे, जिन आंखों ने सब कुछ देखा है, आंख न देखी जाए, संभावना की जा रही कि जिन आंखों ने सब कुछ देखा है उन आंखों को हम लोग देख ही नहीं सकते। हम देखिए इन्हीं आंखों से सब कुछ देखते हैं, लेकिन हम अपनी आंखों को कभी भी नहीं देख सकते। तो हाँ, शीशे से देख सकते हैं, वो अलग बात है, लेकिन अपनी आंखों से अपनी आंखों को नहीं देख सकते। तो जो आंखें सब देखी है आंख न देखी जाए, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार क्या की जा रही है? संभावना की जा रही है कि हम अपनी आंखों से सब कुछ देख सकते हैं, लेकिन अपनी आंखों को नहीं देख सकते। तो कौन सा अलंकार हुआ? तो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार हुआ। ऑप्शन डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन तक। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, तो पंक्ति में कौन सा अलंकार है? देखिए इसमें कौन सी कोई भी हमें वाचक शब्द नहीं मिले, यानी कौन सा हो गया? देखो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। क्या पाया? राम रतन धन पाया। डायरेक्ट रूप बता दिया कि क्या पाया हमने? राम रतन धन पाया, राम रतन धन पाया। राम के समान रतन धन पाया, कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट कह दिया राम रतन धन पाया। डायरेक्ट रूप बताया, यानी कौन सा? रूपक अलंकार हो गया। आगे बढ़ते हैं। 23वें क्वेश्चन का। लिख कर लोहित लेख डूब गया, दिन मणि आह, व्योम सिंधु सिख देखी, तारक बुद्ध बुद्ध दे रहा, उपयुक्त पंक्ति में प्रयुक्त छंद है। तो यहाँ पे तो ये छंद आ गया। देखिए, लिख कर लोहित लेख डूब गया दिन मणि आह, व्योम सिंधु सख देखी, तारक बुद्ध बुद्ध दे रहा। तो इसमें बता हमें छंद बताना है, तो यहाँ पे कहीं से भी ये छंद आ गया। तो चलिए बताइए इसमें कौन सा छंद है? तो देखिए हमें कैसे कैसे छोटे छोटे हम लोगों को छोटे छोटे हम लोगों को लाइनें दिख रही हैं। छंद की जो लाइनें हैं वो छोटी छोटी सी दिख रही हैं। तो ये कौन सा होगा जाके? ये हम लोगों का कौन सा हो जाएगा जाके? रोला, दोहा, बैरवे या फिर सोटा। तो चलिए बताइए इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सोटा छंद हो जाएगा। ऊपर शुरू में हम लोग पढ़ के ही इसे आए हैं। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के बेग से सोता हुआ सागर जगा। उपयुक्त रेखांकित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? बताइए इसमें कौन सा अलंकार है? उस काल के मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के क्या आ गया? मानो आ गया, मनु मानो, यानी कौन सा? उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। चलिए चेक करते हैं। उस काल के मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के बेग से सोता हुआ सूरज जगा। तो इसका क्या हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन ए इसमें राइट ऑप्शन दिया है, जो कि गलत है। तो हमारे जो रस छंद अलंकार थे वो सभी समाप्त होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं हम आपसे एक अगली वीडियो में एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।